हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। और आज आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। आज आज से हम लोग क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करते हैं। और क्लाइमेटोलॉजी में जो पहला टॉपिक है हम लोगों का वो है एटमॉस्फेयर। तो हम लोग आज बात करते हैं एटमॉस्फेयर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, ये क्लाइमेटोलॉजी का पहला चैप्टर है। हम लोग यहीं से बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एक फिगर यहाँ पर एटमॉस्फेयर का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर वायुमंडल, इसमें हम जानेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्लाइड में लिखा हुआ है कि द एटमॉस्फेयर इज मल्टी लेयर्ड गैसेस एनवलप सराउंडिंग द अर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि एटमॉस्फेयर जो है वो क्या है, कि अर्थ के चारों ओर विभिन्न गैसीय परतों की एक क्या है, आवरण है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ के चारों ओर क्या है, मल्टी लेयर्ड गैसियस इनवलप है, एक लिफाफा है। लिफाफा क्या होता है, जैसे लिफाफे में हम लोग क्या करते हैं, एक पत्र को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर क्या है कि अर्थ के चारों ओर, ये अर्थ हो गया, इसके चारों ओर विभिन्न गैसीय आवरण की क्या है, एक लेयर है, मल्टी लेयर है गैस की अर्थ के चारों। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है द एटमॉस्फेयर इज अटैच्ड विथ द अर्थ बाय इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या है, वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे पृथ्वी से क्या है, अटैच्ड है। क्या है, अटैच्ड है यानी जुड़ा हुआ है। यानी जो वायुमंडल है हमारा वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाए तो एटमॉस्फेयर इससे डिटैच्ड हो जाएगा यानी दूर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, द एटमॉस्फेयर इज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीरिक इकोसिस्टम। हमारा जो बायोस्फीरिक इकोसिस्टम है यानी जैवमंडल है, जैवमंडल तीन चीजों से मिलकर बना है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर। ठीक है, तो जो हमारा बायोटिक इकोसिस्टम है उसका एक पोर्शन क्या है, एटमॉस्फेयर। तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमारे बायोटिक इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण क्या है, कंपोनेंट है यानी घटक है। बिकॉज लाइफ ऑन द अर्थ सरफेस इज बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो बायोस्फीरिक इकोसिस्टम है उसका एटमॉस्फेयर एक महत्वपूर्ण क्या है, कंपोनेंट है। इसी के कारण हमारे अर्थ पे लाइफ संभव हो सका है। एटमॉस्फेयर अगर ना होता तो हमारे अर्थ पे लाइफ संभव नहीं था। आगे देखिए, दिस एटमॉस्फेयर अदरवाइज द अर्थ वुड हैव बिकम्स बारेन लाइक द मून। जैसे चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां पर जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार यदि पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर ना होता तो यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाता। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन। इसका कहने मतलब ये है कि जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, वो सन से आने वाली जो हार्मफुल रेज होती हैं उसे क्या करता है, हमारा प्रोटेक्ट करता है हमको। इसीलिए इसको यहाँ पर पहले पॉइंट में कहा गया था कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, एक इनवलप है, एक लिफाफा है। लिफाफे के अंदर जैसे पत्र सुरक्षित रहता है, ठीक उसी प्रकार से एटमॉस्फेयर होने के कारण हमारा अर्थ काफी क्या है, प्रोटेक्ट है, सुरक्षित है। ठीक है, इट एक्ट एज अ ग्रीन हाउस बाई अलोइंग शॉर्ट वेव रेडिएशन एंड ट्रैपिंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, ग्रीन हाउस यानी हरित गृह की तरह कार्य करता है। अब यहाँ एक पॉइंट है, ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस क्या करता है, हमारा जो अर्थ एटमॉस्फेयर है वो सूर्य से आने वाली जो शॉर्ट वेव होती हैं, जो लघु तरंगे होती हैं, उसके लिए तो पारदर्शी है, लेकिन जो अर्थ से
लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एमिट होता है उसके लिए अपारदर्शी है, जिससे हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन बना रहता है। ठीक है, यही पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो हमारी धरती पूरी की पूरी तरीके से क्या होती, कूल होती, ठंडी होती, यानी यहाँ पर जीवन संभव नहीं होता। अगला पॉइंट क्या है कि द एटमॉस्फेयर आल्सो टेक्स केयर ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट लाइक मीटियोर्स दैट गेट बर्न अप व्हाइल पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू फ्रिक्शन। अगले पॉइंट में ये मेंशन किया गया है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो जो आपका अर्थ के बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, यानी अर्थ के बाहर यानी ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड जो भी ब्रह्मांड से आने वाले जो कुछ टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे मीटियोर्स, ठीक है, उल्का पिंड, उनसे हमारे क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। एटमॉस्फेयर में उल्का पिंड आने के बाद फ्रिक्शन फोर्स के कारण यानी घर्षण बल के कारण क्या होते हैं, जल जाते हैं और हमारी अर्थ पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो जाती है। ये यहाँ पर एटमॉस्फेयर के महत्व को बताया जा रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट है कि एवरेज थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर इज 1000 किलोमीटर, यानी सी लेवल से अगर देखा जाए, मीन सी लेवल से, तो हमारे एटमॉस्फेयर की जो मोटाई है वो कितनी है, वो 1000 किलोमीटर है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो इतने पॉइंट्स जो आपको बात किया गया है ये हमारा एटमॉस्फेयर के बारे में था और एटमॉस्फेयर के महत्व के बारे में था। अब हम आगे देखते हैं कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है। ठीक है, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन, कंपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संघटन, यानी हमारे एटमॉस्फेयर के निर्माण के लिए कौन कौन से तत्व जिम्मेदार हैं। ठीक है, कौन कौन से संघटक हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारा एटमॉस्फेयर मेनली 3 चीज़ों से मिलकर बना है, 3 कंपोनेंट से बना है। इसमें है पहला गैस, दूसरा क्या है एरोसॉल्स और तीसरा क्या है वाटर वेपर। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो उसका कंपोनेंट है, संगठन है, वो 3 कंपोनेंट है। कुछ गैसेस इसमें पाई जाती हैं, कुछ एरोसॉल्स पाए जाते हैं और वाटर वेपर। वाटर वेपर मतलब जलवाष्प। वाटर वेपर ऑलरेडी एक क्या है, गैस है। ठीक है, इसको हम गैस में ही इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ को अलग से इसको कंपोनेंट माना है, क्योंकि वाटर वेपर का एटमॉस्फेयर में एक अपना अलग ही क्या है, महत्व है। ठीक है, आइए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं और उनका हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हमारे लिए रोल है। ठीक है, तो हम अगली स्लाइड में देखते हैं गैसेस के बारे में। गैस, ठीक है, तो हमारा एटमॉस्फेयर का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट क्या है, गैस है। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर में देखा जाए तो बेसिकली 2 तरह की गैसेस पाई जाती है। पहला है कांस्टेंट गैसें। कांस्टेंट गैसें उन गैसों को कहते हैं जो स्थिर होती हैं, जिनका अनुपात नहीं बदलता है। जिसमें कौन कौन सी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। ये जो 3 गैसेस हैं ये क्या हैं, कांस्टेंट गैसें हैं, स्थिर गैसें हैं, यानी इनका जो अनुपात है वो बदलता नहीं है। तो दूसरा मुख्य कंपोनेंट में गैसेस थी वो क्या था, वेरिएबल गैसेस हैं। वेरिएबल गैसेस किसे कहते हैं, वो गैसेस जिनका अनुपात टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, ह्यूमन के कारण या नेचर के कारण, प्रकृति के कारण चेंज होता रहता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल गैसेस। इसमें कौन कौन से गैसेस शामिल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, जीनॉन और हाइड्रोजन। ठीक है, मुख्य रूप से ये और गैसेस हैं, लेकिन 5 ये क्या हैं, मेन हैं, जिन्हें हम वेरिएबल गैसेस के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट ये जानने की जरूरत है कि जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है उसमें इन गैसों का क्या परसेंटेज रहा है, योगदान कितना कितना रहा है। यानी हम टोटल एटमॉस्फेयर के आयतन को अगर 100 मान लेते हैं तो उसमें से किस गैस का कितना योगदान है, यहाँ पर ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डिफरेंट एग्जाम्स में देखे गए हैं कि आए दिन इनका ये परसेंटेज पूछ लिया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो मात्रा में गैसेस पाई जाती हैं वो कौन सी हैं, वो हैं
नाइट्रोजन जिसकी क्वांटिटी कितनी है 78%, यानी पूरे आयतन का ये क्या है, अगर हम एटमॉस्फेयर को आयतन को 100 मान लेते हैं तो उस टोटल आयतन का जो नाइट्रोजन है वो कितने परसेंट है, 78% है, वो सबसे अधिक है। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है 21%, 20.9 उसको नियर अबाउट 21% माना जाता है। तीसरी जो प्रमुख गैसें हैं वो कौन सी हैं, आर्गन, जिसका क्या है मात्रा कितनी है 0.93%, ठीक है 0.93%। अब आइए हम वेरिएबल गैसेस में देखते हैं, जिसमें मुख्य रूप से है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है 0.03%। उसके बाद नियॉन, ये कितना है 0.002%। नियॉन के बाद क्या है क्रिप्टॉन 0.001%। इसके बाद हीलियम 0.0005%। इसी तरह जिनॉन है और हाइड्रोजन है। यहाँ पे जो गैसें हैं इसको आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको 1 2 3 और इधर 5 ये 8 गैस जो दिए गए हैं इसको आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में याद रखना है। बेसिकली हम लोग गलती कहाँ करते हैं, हम लोग बेसिकली इन्हीं 3 गैसों को और मान लिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड को ही ध्यान में रखते हैं। बाकी ये जो अदर गैसें हैं जिनका अनुपात बहुत ही कम है उसको हम लोग ध्यान में नहीं देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी पिछले हाल के यूजीसी के एग्जाम में यहाँ 3 को ना पूछकर इन 4 गैसों 5 गैसों का पूछ लिया असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। इसलिए हम आपको यहाँ पर जोर दे रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में कोई भी एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। इसलिए न केवल हम इसी 3 गैस को ध्यान में रखेंगे बल्कि इस गैस को भी क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर जो लिखा गया है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, पहले नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, जिनॉन और हाइड्रोजन। अब इन्हीं गैसों में से कुछ ऐसी गैसें हैं जो क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जो सबसे पहले जानकारी दी थी वो जेसप फोरियन नाम के विद्वान थे, इन्होंने ही जानकारी दी थी। ये फ्रेंच के रहने वाले हैं, यानी फ्रांस के रहने वाले थे। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है कि ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जानकारी किसने दी थी। सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस होती क्या है। ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत उन गैसों को सम्मिलित करते हैं जो सूर्य से आने वाली जो सोलर रेडिएशन है, सूर्य से आने वाला सूर्य तप है, जो विकिरण है, ठीक है, वो शॉर्ट वेव होता है, लघु तरंग होता है, उसके लिए क्या है, पारदर्शी है। ये गैसेस क्या है, पारदर्शी, यानी उन गैसों को तो आराम से एटमॉस्फेयर में एंटर करने देती हैं। लेकिन जो हमारा अर्थ जो रेडिएशन इमिट करता है वो क्या है, वो लॉन्ग वेव में इमिट करता है। इसमें करता है लॉन्ग वेव में, क्या करता है, इमिट करता है, यानी दीर्घ तरंग के रूप में इमिट करता है। तो ये जो गैसेस होती हैं, ऐसी गैसें जो शॉर्ट वेव के लिए तो पारदर्शी हैं, लेकिन जो लॉन्ग वेव होता है उसको लिए क्या है, अपारदर्शी है, उसको दोबारा वापस स्पेस में नहीं जाने देती हैं। उस गैसेस को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया है कि अ ग्रीन हाउस गैसेस इज अ गैस दैट एब्जॉर्ब एंड एमिट रेडिएंट एनर्जी विद द थर्मल इंफ्रारेड रेज काजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस हैं। द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस इन अर्थ एटमॉस्फेयर आर, नंबर 1 वाटर वेपर, यानी जलवाष्प। जलवाष्प सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। ठीक है, ये 4 या 5 गैसेस जो हैं ये मुख्य रूप से कौन सी गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और ये डिफरेंट क्वांटिटी में जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है उसको क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। जिसमें जो सबसे अधिक मात्रा में जो एब्जॉर्ब करता है वो है वाटर वेपर। ठीक है, इसलिए वाटर वेपर का हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक क्या है, महत्व है। आगे देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी -18 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी -18 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि एटमॉस्फेयर से ग्रीन हाउस गैसों को हटा दिया जाए
यानी निकाल दिया जाए तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -18 सेंटीग्रेड। आप सोच सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर के लिए कितने इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, इसलिए इसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। टीसीएस के एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है कि यदि एटमॉस्फेयर से ग्रीन हाउस गैसेस को हटा दिया जाता है तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -18 डिग्री। ठीक है, और दैट आगे देखिए, दैट एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, मार्स एंड टाइटन आल्सो कंटेन ग्रीन हाउस गैसेस। यानी जो यहाँ पर हमारा अर्थ के एटमॉस्फेयर के अतिरिक्त वीनस, शुक्र, मार्स, मंगल, टाइटन, ठीक है, इन ग्रहों पर क्या है, जो ये ग्रह पर दिया गया है, यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम पे ये पॉइंट भूल गए थे, ये प्रेजेंट एवरेज ऑफ 15 डिग्री अर्थ टेम्परेचर, यानी वर्तमान समय में हमारे जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि कई कारणों से अब क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है। कुछ ऐसे कारण है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, ये पर्यावरण का विषय है। ठीक है, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे पर्यावरण में। एक पॉइंट ये भी आपको जानना जरूरी है कि 99% ऑफ द थिकनेस लाइज अप टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, हमने आपको बताया पिछली स्लाइड में कि जो एटमॉस्फेयर है उसकी थिकनेस कितनी है, 1000 किलोमीटर। ठीक है, तो उस पूरे एटमॉस्फेयर का जो 99% है वो अर्थ से केवल 32 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, यानी ये मान लीजिए अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ के मीन सी लेवल से अगर जाएंगे 32 किलोमीटर ऊपर, तो 32 किलोमीटर ऊपर तक जाने पर आपको हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का 99% भाग है वो समाप्त हो जाता है, यानी 32 किलोमीटर तक आपके पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर का 99% भाग शामिल है, उसके ऊपर केवल आपको 1% एटमॉस्फेयर शेष बचता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बात किया कि एटमॉस्फेयर क्या है और एटमॉस्फेयर के कंटेंट क्या क्या थे। एटमॉस्फेयर में हमने 3 कंटेंट देखे, कंपोजिशन देखे, जिसमें पहला कंपोजिशन क्या था, गैस था। ठीक है, और क्या था, वाटर वेपर था, और क्या था, एरोसॉल था। जिसमें हमने गैसेस को आज देखा, गैसेस में क्या देखा कि 2 प्रकार के गैसेस देखा, एक हमने देखा कांस्टेंट और दूसरा क्या देखा, वेरिएबल गैसेस देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, बात करते हैं कि जो ये गैसेस दी गई हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने उसकी मात्रा को तो देख लिया, अब हम आगे देखते हैं एक एक करके कि इन गैसों का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए कैसे ये उपयोगी हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये गैसें हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो प्रमुख मेजर गैस है वो है नाइट्रोजन, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग को केवल इतना नहीं जानना है कि नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज कितना है हमारे एटमॉस्फेयर में, बल्कि हमें ये जानना है कि ये हमारे लिए, हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे जीव जंतुओं के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है। हमारे एटमॉस्फेयर में अगर नाइट्रोजन है तो इसका कोई ना कोई महत्व होता है। ठीक है, महत्व अवश्य होगा, क्योंकि प्रकृति ने जो भी चीज़ें बनाई है हमारे इस ब्रह्मांड में, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई जिसका कोई उपयोग या महत्व ना हो। ठीक है, तो इसके महत्व में देखते हैं कि द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ 78% नाइट्रोजन, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में 78% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज डायरेक्ट फॉर द एयर। हम लोग क्या है कि एयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे हैं उनके उत्पादों को खाकर हम नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, जो कि आगे बताया गया है कि अगले पॉइंट में कि बायोटिक थिंग्स नीड नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। जो बायोटिक थिंग्स हैं, जैसे जो पेड़ पौधे हैं, वो नाइट्रोजन का प्रयोग किस लिए करते हैं, प्रोटीन्स के निर्माण के लिए करते हैं। ठीक है, और इन्हीं पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के उत्पादों को हम लोग खाकर अपने लिए नाइट्रोजन की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली एयर से नहीं ले सकते हैं। अगला पॉइंट है कि नाइट्रोजन जनरली एग्जिस्ट इन 7 फॉर्म्स इन द एटमॉस्फेयर लाइक मोलिक्यूल्स एयर N2, ठीक है,
N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, अमोनिया NH, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया NH3 और नाइट्रस एसिड्स HNO2। यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो 7 रूपों में पाई जाती है। सातों का नाम यहाँ पर लिखा गया है और आपको सातों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाया जाता है वो कितने रूपों में पाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि द मेन फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज टू कंट्रोल कंबस्शन बाय डाइल्यूटिंग ऑक्सीजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है नाइट्रोजन का कि ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को डाइल्यूट करता है, कंट्रोल करता है कंबस्शन के दौरान। यानी कहीं पर दहन प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, दहन प्रक्रिया यानी कंबस्शन प्रोसेस हो रहा है, तो वहाँ पर ये ऑक्सीजन को कंट्रोल करता है। नहीं तो अगर ये नाइट्रोजन ना होता तो ऑक्सीजन अनियंत्रित होकर जो हमारा आग है वो लगातार दहन बढ़ता जाता, ठीक है, तो उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ये नाइट्रोजन का एक महत्वपूर्ण काम है, क्या करता है, ऑक्सीजन को डाइल्यूट करता है, ठीक है, नियंत्रण में बनाए रखता है, ठीक है। तो ये रहा आपको नाइट्रोजन की इम्पोर्टेंसी। यहाँ पर नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि नाइट्रोजन की क्या है, इम्पोर्टेंसी क्या है, ठीक है। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं दूसरी गैस के बारे में, ठीक है। अगला पॉइंट है अगली गैस है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन में देखते हैं कि द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ 21% ऑक्सीजन। यानी हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का योगदान कितना है, 21% है, ठीक है। इट इज यूज्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स एंड इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। जितने भी जो लिविंग थिंग्स हैं यानी जीवित जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जो भी हैं, उसके लिए ऑक्सीजन क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि ये इससे क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, ठीक है। ये तो एक कॉमन पॉइंट है, ये तो सबको पता होगा। दूसरा क्या है, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर बर्निंग, ठीक है। जब हम दहन प्रक्रिया करते हैं, कोई चीज़ जलाते हैं, तो उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन हम किसी भी चीज़ को बर्न जला नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए लिखा गया कि इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर बर्निंग, यानी ये जलने में हमारी क्या करता है, किसी को जलाने में मदद करता है। अगर ऑक्सीजन ना हो, ठीक है, तो कोई चीज़ हम जला नहीं सकते हैं। अगला गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान कितना है, 0.03%, ठीक है। अगला पॉइंट है प्लांट्स यूज इट टू फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रयोग है वो प्लांट किस लिए करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो पेड़ पौधों के लिए इसकी बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंसी है। और क्या आगे देखते हैं, इट इज सिग्निफिकेंट एज इट इज ऑब्क्यूट आउट ऑफ गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन। वही ग्रीन हाउस गैस की तरह कार्य करता है, जिसमें आपको बताया गया था पिछली स्लाइड में कि ये क्या है कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है उसके लिए क्या है, ऑब्क्यू है, पारदर्शी है। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है अर्थ से लॉन्ग वेव के फॉर्म में, उसके लिए अपारदर्शी है। और इससे क्या है कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या बना रहता है, मेनटेन बना रहता है। यदि ये ना रहे तो हमारा टेम्परेचर मेनटेन नहीं हो सकता है। इट इज आल्सो अ ग्रीन हाउस गैसेस। वही बात जो आपको पिछले स्लाइड में बताया गया था कि एक ग्रीन हाउस गैस की तरह कार्य करता है, ठीक है।